बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उससे अगले शॉर्ट आंसर डिस्कस करने वाले हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्लोज किया था। उससे ऑनवर्ड हमने 12.4 तक अपनी डिस्कशन जो है उसको ख़त्म कर लिया था। अब उससे ऑनवर्ड चलते हैं 12.5। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12.5 है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, उसकी रीज़न क्या है। अब हमें बहुत अच्छे तरीके से इल्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सिमत में होती हैं, एक डायरेक्शन में होती हैं, और जब फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में होंगी तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि ये एक दूसरे को क्रॉस करें। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं तो इसका मतलब है कि एक ही फील्ड एक से ज़्यादा डायरेक्शन में होगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं ये भी पॉसिबल नहीं है कि फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाए। तो इसका आंसर लिखते हुए हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of force have one direction। इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। So they are not cross each other। If field lines are crossed, each other, then they have more than one direction, which is physically impossible। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक सिमत रखती हैं बिकॉज ये एक फोर्स को डिस्क्राइब करती हैं, जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स होती है और चार्ज पर लगती है। तो चार्ज पर लगने वाली वो फोर्स हमेशा एक सिमत में रहेगी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सिर्फ एक ही सिमत में रहती हैं, इनकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो फिर चार्ज पर एक से ज़्यादा फोर्सेस जो हैं वो अमल करती एक ही फील्ड से। तो ये कैसे मुमकिन है कि फील्ड एक हो और उस फील्ड में जब कोई चार्ज इंटर हो तो वो चार्ज एक से ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करने लग जाए। बेटे इससे अगला क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass M is released in non-uniform electric field lines pointing in the same direction। यानी अगर आप एक चार्ज Q को एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन के अंदर छोड़ देते हैं, तो इस तरीके से छोड़ते हैं कि जिस सिमत में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों उसी सिमत में चार्ज को जाने दें। तो फिर क्या होगा, विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्या इस चार्ज की जो मोशन होगी वो रेक्टिलिनियर होगी, यानी एक ही सिमत में होगी या एक से ज्यादा सिमत में होगी। तो अब ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है। आपको पता है कि जो मोशन की डायरेक्शन होती है ये फोर्स ने डिसाइड करनी होती है,
और इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही फोर्स होती है जो एक सिम्मत में रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जो चार्ज मूव करेगा वो भी सिर्फ एक ही सिम्मत में मूव करेगा, एक से ज्यादा सिम्मत के अंदर उसकी मोशन पॉसिबल नहीं है। तो बेटे एक सिम्मत के अंदर मोशन को हम लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन का नाम देते हैं। तो हम इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि यस, चार्ज मेक्स a rectilinear मोशन। ये चार्ज जो होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन बनाएगा। इसकी रीजन हम एक्सप्लेन करते हैं। हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड have one direction and force on charge makes motion in one direction। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है वो एक ही सिम्मत में है और इस वजह से उसकी मोशन भी एक ही सिम्मत में होगी, एक से ज्यादा सिम्मत में नहीं होगी। तो चार्ज मेक्स द रेक्टिलिनियर मोशन, मेक्स रेक्टिलिनियर मोशन। चार्ज रेक्टिलिनियर मोशन में रहेगा। अब सवाल आता है कि फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म थी, तो रेक्टिलिनियर मोशन कैसे? तो रेक्टिलिनियर मोशन बेटे फोर्स की डायरेक्शन ने डिसाइड मोशन की सिम्मत करनी होती है। मैग्नीट्यूड अगर बदलेगी तो चार्ज की स्पीड पर फर्क पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हम ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो डायरेक्शन को नहीं बदलती। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड डज नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की वजह से भी डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदलेगी, तो मोशन हमेशा रेक्टिलिनियर ही रहेगी। इससे अगला क्वेश्चन है बच्चों, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड अ चार्ज रबर balloon इफ अ balloon इज spherical? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज रबर balloon के अंदर जीरो रहेगी अगर वो रबर balloon स्फेरिकल हो? और साथ ही साथ कहा है assume that charge distribution is uniformly over the surface। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म हो। आपको याद होगा गाज़िस लॉ की पहली एप्लीकेशन जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कहा गया है, अगर तो मेटल सरफेस होगी तो चार्ज खुद ब खुद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन मेटेलिक होगा यानी नॉन कंडक्टर, जैसे यहाँ पे बालून की एग्जांपल दी गई है, ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, तो इसके ऊपर अगर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि वो यूनिफॉर्म हो है, तो फिर आप गाज़िस लॉ की पहली एप्लीकेशन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में उसने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का खुद बता दिया है, तो इसका मतलब आप उस क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम इसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस कहा है बलून के ऊपर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इट इज सिमिलर एप्लीकेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड
इन गाजिस लॉ। गाजिस लॉ की जो पहली एप्लीकेशन है उसकी तरह ही ट्रीट करेंगे। तो हम कहते हैं कि इसका आंसर लिखते हुए वी हैव अ स्फेरिकल बालून्स और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म। पहला स्टेप क्या होता है कि टुक अ गाउसियन सरफेस वेयर यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एक गाउसियन सरफेस इमेजिन कीजिए जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हमने इनसाइड करनी है, तो यहां पे मैंने एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ कर ली। स्टेप नंबर 2 था बेटे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द गाउसियन सरफेस। तो उस गाउसियन सरफेस के अंदर आप चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करें। दिस इज अ गाउसियन सरफेस। नंबर 2, फाइंड द चार्ज इनसाइड इट। तो चार्ज इनसाइड तो कोई भी नहीं है, ओवर द सरफेस है सारे का सारा। चार्ज इनसाइड गाउसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस कैपिटल Q इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो होता था, वी अप्लाई अ गाउसियन लॉ वेयर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाउसियन लॉ क्या होता था, फाई इज इक्वल टू गाउसियन लॉ फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर Q की वैल्यू 0 है ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो फाई E की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो था कि हमने फाई की वैल्यू E डॉट A से निकाल ली। हम कहते हैं कि वी नो कि फाई तो E डॉट A के बराबर है। अब इसमें ये भी फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से भी निकल आई और फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से भी निकल आई। अब फाई की वैल्यू 0 इधर हम पुट करें तो 0 इज इक्वल टू E डॉट A। इसका मतलब है आइदर E इज इक्वल टू 0 और A इज इक्वल टू 0। एरिया किसी भी सरफेस का 0 नहीं हो सकता, तो हम कहेंगे A इज नॉट इक्वल टू 0। तो हियर कंफर्म the electric field inside a Gaussian surface inside a charged rubber balloon is equal to 0 आ गई। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 12.8 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है और गौर से देखिएगा। इज इट ट्रू Gauss's law states that, क्या ये सही स्टेटमेंट लिखी हुई है कि Gauss's law इस तरीके से बयान होता है, the total number of field lines of forces crossing any closed surface in outward direction is proportional to net positive charge enclosed within surface। कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी क्लोज सरफेस से बाहर निकल रही हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी जो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है। तो पहली बात तो ये है कि जो फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस को क्रॉस करें वो तो फ्लक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द क्लोज सरफेस कह रहा है, तो इसका मतलब आपको फ्लक्स का कह रहा है। फिर ये बता रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल है। तो यस, चूंकि सरफेस से बाहर जब फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो डेफिनेटली उस सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज ही मौजूद है जिसकी वजह से ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही। तो हम कहेंगे यस, इट इज प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस। अब Gauss's लॉ की जो स्टेटमेंट है वही होती थी कि फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज इनसाइड अ सरफेस। तो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। अगर प्रोपोर्शनैलिटी बनाए तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनसाइड अ क्लोज Gaussian सरफेस। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटे यस, इट इज ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल सही है। Gauss's law
states that the flux out of a closed surface is equal to 1 over epsilon naught times the total charge inside the Gaussian surface। और Gaussian surface जो होती है ये हमेशा क्लोज सरफेस होती है। Gaussian surface is a closed surface. It is always a closed surface. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी हुई है कि जो फ्लक्स निकलता है वो प्रोपोर्शनल है इसके 1 over epsilon naught times of the total charge inside a closed Gaussian surface। अब इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो phi is equal to 1 over epsilon naught into q आ जाएगा। और अगर प्रोपोर्शनलिटी में लिखें तो phi is equal to phi proportional to q आ जाएगा। ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन भी बन जाएगी। ये था बेटे इस क्वेश्चन का जो प्रॉपर आंसर है, अगर आप यहां तक लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12.9 और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये बताना है कि डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर इनको पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखा जाए तो ये किस तरफ जाएंगे, ये हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या ये लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। तो पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं दो प्लेट्स। एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज। उनके दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो इसके लिए वन लाइनर में इसका यहां पे छोड़ देता हूं, उसके नीचे इसकी रीजन लिखते हैं पहले, फिर हम इसकी वन लाइनर लिखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अगर हम एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे रखेंगे तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिम्मत में जाएगा। आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट होती है इसका पोटेंशियल हम ज्यादा मानते हैं। ये टेस्ट चार्ज अगर कंसिडर करें तो ये अगेंस्ट द फील्ड जाएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, अगर टूवर्ड्स द फील्ड आएगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स हों यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो हम कहेंगे पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड the high potential। High potential electrons are negative charge particle therefore attract towards the positive plate।
पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेटे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसका स्टार्ट में 1 लाइनर हम लिखते हैं ए इलेक्ट्रॉन्स go to the region of high potential। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है एक्चुअली में ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस वजह से ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होते हैं।